तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मुंबई लोकल के ऑटोमेटिक डोर की भी है। देखिए, मुंबई लोकल में अब इस तरह के ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे जो अपने आप बंद होंगे और खुलेंगे। मुंब्रा में हुए हादसों के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई उपनगरीय ट्रेनों के लिए क्लोज डोर लोकल बनाने का ऐलान किया था, जिसका एक प्रोटोटाइप तैयार है और इसे जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक मुंबई उपनगरीय डिवीजन की सभी नई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे। इसके अलावा पुरानी ट्रेनों के दरवाजों को भी बदलकर ऑटोमेटिक किया जाएगा। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है। शिरडी का साईं दरबार इन दिनों श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है। यहाँ चल रहे साईं बाबा के पुण्यतिथि उत्सव में हर दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस उत्सव के तहत निकाली गई भिक्षा झोली जुलूस में साईं भक्तों का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। साईं बाबा स्वयं शिरडी ग्राम में भिक्षा मांगते थे और उसी परंपरा के तहत इस उत्सव के दौरान प्रतीकात्मक भिक्षा झोली निकाली जाती है। इस परंपरा के तहत भक्त साईं बाबा की झोली में गेहूं और रुपए अर्पित करते हैं। 1 अक्टूबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना और आरती की जा रही है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयोजित जनजातीय मेले की। बॉर्डर इलाके के सागरा में भव्य रूप से आयोजित इस मेले का बड़ी संख्या में लोग आनंद लेते दिखे। संगीत से लेकर भार उठाने वाले दिलचस्प आयोजन के साथ ही इस मेले में लगे स्टॉल का भी लोग अवलोकन करते दिखे। ये मेला आदिवासी जीवन, उनके रीति रिवाज और ज्ञान का उत्सव की तरह है, जिसमें आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का मौका मिलता है। यहाँ खान पान के सामान वाले स्टॉल के साथ ही औषधीय पौधों का भी लोगों ने दीदार किया, उनकी विशेषता के बारे में जानकारी ली। साथ ही मेले में मुफ्त चिकित्सा शिविर में लोग अपनी जांच कराते दिखे। इस मेले में आदिवासी कल्याण के लिए अलग अलग सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगे थे। छुट्टी का दिन जब भी होगा हम खूब घूमा करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में करनाह महोत्सव का आयोजन हुआ। अमरोली में भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में सांस्कृतिक और जनजातीय प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। उत्सव मनाने के साथ साथ यहाँ कई सामुदायिक पहल की गई है, जिसके तहत पौधारोपण भी हुआ। इसके अलावा युवाओं में जागरूकता के मकसद से नशा मुक्ति से लेकर स्वच्छता और हरित उत्सव को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक मुक्त उत्सव का संकल्प लिया गया। दशहरा उत्सव भले ही संपन्न हो गया, लेकिन कर्नाटक के मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा उत्सव एक बार फिर लोगों की यादों में रच बस गया। यहाँ भव्य शोभा यात्रा, जिसे जम्बू की सवारी कहते हैं, निकाली गई और इसके साथ ही 11 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का समापन हुआ। इस दशहरा उत्सव में शानदार संगीतमय प्रस्तुति ने लोगों को मुग्ध कर दिया। एक साथ वाद्य यंत्र बजाते कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों की इस मनोरम प्रस्तुति ने इस उत्सव में समा बांधा। राजस्थान के कोटा का 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला कीर्तिमान रचता दिखा। यहाँ दशहरा में 222 फीट ऊंचे रावण का पुतले का दहन हुआ, जो अब तक के सबसे बड़े पुतला के रूप में स्थापित हो गया है। इस उपलब्धि के साथ ही अब कोटा का ये कीर्तिमान एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है। 222 फीट के रावण के पुतले वाले इस कीर्तिमान को बनते हुए देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जहां बहुत ही भव्य रूप से पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ और फिर 222 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ। न्यूज पथ में आगे आपको दिखाते हैं स्मार्ट वॉच ने कैसे बचाई एक शख्स की जान। हर दिन नए नए फीचर के साथ अपडेट हो रहे गैजेट वाकई में काम के हैं। ऐसे ही एक स्मार्ट वॉच ने इंसान की जान बचाने का काम करके ये साबित भी कर दिया है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब मुंबई के एक शख्स की जान स्कूबा डाइविंग के दौरान मुसीबत में फंस गई, लेकिन उनकी स्मार्ट वॉच ने खतरे को भांपकर सायरन बजाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर तक ये आवाज पहुंची। इंस्ट्रक्टर तुरंत वापस आए और उनकी जान बचा ली। अगर सायरन ना बजता तो ये हादसा जानलेवा हो सकता था।
मशहूर सिंगर और असम के म्यूजिक लेजेंड जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। जुबीन सिंगापुर में छुट्टियां बिता रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूबा डाइविंग में एडवेंचर करने की सोची, लेकिन उनकी ये सोच आखिरी सोच साबित हुई और स्कूबा डाइविंग की छलांग उनकी अंतिम छलांग बन गई। वहीं मुंबई के 26 साल के एक टेकी के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत रहे और स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए खतरनाक हादसे में स्मार्ट वॉच ने उनकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि स्मार्ट वॉच के इमरजेंसी सायरन ने तुरंत मदद पहुंचाई और बड़ा हादसा टल गया। तो ये कहा जा सकता है कि आज के समय में स्मार्ट वॉच सिर्फ फिटनेस ट्रैकर नहीं रह गई है, बल्कि ये जान बचाने वाली डिवाइस भी बन चुकी है। कभी आपने ये सोचा है कि आप स्मार्ट वॉच पहन के स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और आपकी सांस अटकने लगती है, आपका जो बेल्ट होता है, सेफ्टी बेल्ट, वो टूट जाता है, निकल जाता है और आप नीचे की तरफ बिल्कुल एसेंड करने लगते हैं। अचानक से एक सायरन बजता है और आप मौत के मुंह से निकल करके आ जाते हैं और बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ क्षितिज के साथ हुआ, जो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग करते करते उनका जो सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ था वो निकल गया गलती से और वो बिल्कुल डिसेंड करने लगे, नीचे की तरफ जाने लगे। अचानक से उनकी वॉच में सायरन बजना शुरू हो गया और उस सायरन की वजह से उनकी जान बच गई, क्योंकि जो स्कूबा डाइविंग करवा रहे थे उन्हें पता चल गया कि वो डूब रहे हैं और आखिरकार उनकी जान बच गई। अब इस पे रिएक्शन आया किसका? इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये जानना। टिम कुक का, जो एप्पल के CEO हैं, उन्होंने खुद इसको रिएक्ट किया, क्योंकि जो क्षितिज हैं उन्होंने मेल किया था टिम कुक को ये बताते हुए कि उन्होंने एक स्मार्ट वॉच पहन रखी थी जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्मार्ट डिवाइस ने किसी की जान बचाई हो। एक बार फिर स्मार्ट वॉच ने अपने यूजर की जान बचाई। मामला मुंबई के 26 साल के क्षितिज जोदापे का है, जो एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, तभी एक हादसे का शिकार हो गए। हुआ यूं कि पानी के अंदर खतरा महसूस होने पर वो खुद को संभाल नहीं पाए, तभी उनकी स्मार्ट वॉच ने एक्टिव होकर अलर्ट दिया और उनकी जान बच गई। क्षितिज के मुताबिक हम करीब 36 मीटर नीचे थे, तभी वेट बेल्ट खुल गई और विजिबिलिटी बेहद खराब थी। मुश्किल से 5 से 10 मीटर तक ही देख पा रहे थे। तभी अचानक मैं तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा। तभी वॉच ने स्क्रीन पर चेतावनी दी कि मैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हूँ और इससे चोट लग सकती है। और जब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वॉच ने तेज आवाज में इमरजेंसी सायरन बजाना शुरू कर दिया। ये सायरन इतना तेज था कि आसपास तैर रहे इंस्ट्रक्टर ने तुरंत सुन लिया और उसकी ओर वापस आ गए। दरअसल कई सारी जो फिटनेस ट्रैकिंग स्मार्ट वॉच होती हैं, स्पेशली अल्ट्रा वॉच, उसमें इस तरह के फीचर्स होते हैं जो ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप पानी के नीचे डूबने लगते हैं तो खुद से ये वॉच डिटेक्ट कर लेती है कि आप पानी के नीचे कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। उससे ये अलार्म खुद ब खुद ट्रिगर हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो अलार्म जो है उतना लाउड नहीं होता, बट स्टिल पानी के ऊपर तक उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे देती है। तो वही क्षितिज के साथ हुआ। उनके जो ट्रेनर थे जो उनको स्कूबा डाइविंग करा रहे थे, उन्हें वो आवाज़ सुनाई दे गई और फॉर्चुनेटली उनकी जान बच गई। अगर स्मार्ट वॉच का सायरन न बजता तो ये हादसा जानलेवा हो सकता था, क्योंकि पानी से अचानक बाहर आने पर शरीर पर दबाव कम हो जाता है और फेफड़े गुब्बारे की तरह फैल सकते हैं। ये स्थिति फेफड़ों के फटने तक ले जा सकती है। लेकिन वॉच के अलर्ट ने समय रहते इंस्ट्रक्टर को सावधान कर दिया और क्षितिज की जान बच गई। क्षितिज ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वॉच में ऐसा सायरन फीचर है। अगर ये अलार्म नहीं बजता तो शायद आज मैं जिंदा न होता। बाद में उन्होंने स्मार्ट वॉच कंपनी को धन्यवाद करते हुए एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक को पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी दी और टिम कुक ने भी जवाब देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अलार्म सुना और समय पर मदद की। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप स्वस्थ रहें। सवाल है कि इमरजेंसी में स्मार्ट वॉच आखिर वार्निंग कैसे देती है? तो स्मार्ट वॉच में इमरजेंसी सायरन फीचर आता है, जिसे खासतौर पर इमरजेंसी के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सायरन अधिकतम प्रभावशीलता पर काम करता है। इसमें इमरजेंसी सायरन फीचर दिया गया है जो 2 तरह के हाई पिच आवाजें निकालता है। ये आवाज 180 मीटर तक सुनाई दे सकती है।
पानी में वॉच गीली होने पर आवाज थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन सूखने पर ये फिर से तेज हो जाती है और सायरन तब तक बजता रहता है जब तक इसे बंद नहीं कर दिया जाता या वॉच की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आने से पहले इस तरह की स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो आपको आगाह कर देती हैं कि आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे इनबिल्ट सेंसर्स लगे होते हैं जो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका, या तो कई सारे ऐसी वॉचेस होती हैं जिसमें क्रैश डिटेक्शन फीचर दिया जाता है, यानी आप अगर किसी गाड़ी से चल रहे हैं या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी टक्कर हो जाती है या फिर आप गिर जाते हैं, चलते चलते अगर आप गिर गए तो वो सेंसर ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है और आपके जानने वाले को मैसेज या फिर कॉल करके आगाह कर देता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो इस तरह के जो फिटनेस वेयरेबल हैं आजकल न सिर्फ वॉच का काम कर रहे हैं बल्कि एक हेल्थ डिवाइस का भी काम कर रहे हैं। बिना ट्रेनिंग के स्कूबा डाइविंग एक जोखिम भरा खेल हो सकता है। अगर आपके पास हौसला, हिम्मत और जुनून नहीं है तो आपको स्कूबा डाइविंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आपके पास हिम्मत है तो विज्ञान ने स्कूबा डाइविंग को बहुत ही सरल बना भी दिया है। फिलहाल स्कूबा डाइविंग आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम और खतरे भी हैं। ये जोखिम मुख्य रूप से डाइविंग की गहराई, डाइविंग की टाइमिंग, गोताखोर के अनुभव और उपकरणों के सही इस्तेमाल पर निर्भर करते हैं। वहीं इसके साथ अब एक और डिवाइस जुड़ गई है और वो है स्मार्ट वॉच। अगर आप स्मार्ट वॉच के अलर्ट पर ध्यान देंगे तो स्कूबा डाइविंग के दौरान होने वाले खतरों को टाला जा सकता है। दिल्ली से मुंजीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुल्लू दशहरा उत्सव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और हिमाचल में बढ़ गया है स्नो लेपर्ड का कुनबा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हिमाचल में कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि 365 साल बाद कुल्लू दशहरा में यहाँ के तांदी गांव के देवता कुइकांडा नाग पहुँचे। 1660 में पहली बार जब यहाँ दशहरा उत्सव मनाया गया था, तब पहली बार देवता कुइकांडा नाग ने इस उत्सव में भाग लिया था। यहाँ देवता कुइकांडा नाग को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र और 9 नागों के मुखिया के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सूखा, महामारी और प्राकृतिक आपदा से बचाव करने वाला देवता माना जाता है। कश्मीर की पहली ऑटो मालगाड़ी अनंतनाग पहुंच गई है। अब तक नई कारों को जम्मू से श्रीनगर तक ले जाना पड़ता था, लेकिन अब से वाहनों को कार बनाने वाले शहरों से सीधे घाटी तक ले जाया जा सकेगा। ये कश्मीर ऑटोमोबाइल व्यवसाय के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे न केवल कारों के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि कीमतें भी कम होंगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नई उम्मीद के साथ सैलानियों के लिए कूनो नेशनल पार्क के गेट खुल गए हैं। चीतों का पहला घर माने जाने वाले कूनो पार्क में सैलानी अब आसानी से चीतों के दीदार कर सकेंगे। गेट खोलने के बाद यहाँ आए सैलानियों का वन कर्मियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। 3 दिनों में यहाँ करीब 34 पर्यटकों ने कूनो के सौंदर्य को निहारा। माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन के बाद पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीनों जोन के गेट आज से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। अब 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो आसानी से बाघों का दीदार कर सकेंगे और कोर और बफर जोन में जाकर सफारी का आनंद ले सकेंगे। गेट खोलने से पहले यहाँ पूजा अर्चना की गई और फिर सैलानियों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्नो लेपर्ड के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। राज्य वन प्राणी विंग के सर्वे में ये बात सामने आई है कि राज्य में हीन तेंदुओं की संख्या बढ़कर 83 हो गई, जो 2021 के पहले हुए सर्वे से ज्यादा है। ये सर्वे राज्य के 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया और इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं देवी पाटन धाम के जीर्णोद्धार की। काशी विश्वनाथ, महाकाल लोक और विंध्यवासिनी कॉरिडोर की तरह अब उत्तर प्रदेश में देवी पाटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस धार्मिक स्थल पर आधुनिक सुविधाओं और आकर्षणों के माध्यम से अधिक तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिले और रोजगार के अवसर भी बढ़े।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन धाम का अब कायाकल्प होने वाला है। पूर्वांचल में विश्व विख्यात आदिशक्ति मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है। यानी इस प्राचीन मंदिर परिसर में अब भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तय योजना के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर और विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ मंदिर परिसर का विस्तार होगा, ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ें और मां के दर्शन में सहूलियत हो। इसके साथ ही मंदिर के पूरे इलाके को सुंदर तरीके से विकसित करने की भी तैयारी है। ये जो पूरा टेम्पल आप देख रहे होंगे परिसर, इस पूरे में भव्यता इसकी इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी के कॉरिडोर को तकरीबन 250 बीघे में बनाया जा रहा है। और इस पूरे जो कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तरह तैयार किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर लोगों को चाहे फिर वो खड़े होने की सुविधा हो या फिर चलने की, यहाँ पर इसमें हाईवे मौजूद होगा, यानी कि बड़ा चौड़ीकरण रोड होगी वो मौजूद होगी। इसके साथ साथ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही अलग होने जा रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा जो व्यवस्थित तरीके से देवी पाटन मंदिर की लाइन लगने का सिस्टम है, उसको भी कहीं ना कहीं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तक लाया जा रहा है, जिससे कि उसको भी बदला जा सके और कहीं ना कहीं नया रूप दिया जा सके। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास का पूरा कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरीके से यहाँ का भी एक कॉरिडोर बनेगा और इसको लेकर शुरुआत की जा चुकी है। तकरीबन 50 किसानों की जमीन को जो है वो अधिग्रहण किया जा चुका है। 119 किसानों की जमीनें इसमें आएंगी। ये तो साफ हो गया कि इस कॉरिडोर बनने के बाद पूर्वांचल में सबसे बड़ा ये कॉरिडोर होगा। बलरामपुर जिले में तुलसीपुर इलाके में ये मंदिर मां दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। यहाँ पर मां पाटेश्वरी के नाम से देवी मां का मंदिर बना है। मान्यता है कि माता सती का दाहिना कंधा यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे देवी पाटन कहा जाता है। मां पाटेश्वरी के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि नेपाल समेत दूर दूर से भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर से नवरात्र के दौरान तो यहाँ पर विशाल मेला लगता है और तमाम श्रद्धालु यहाँ मां की आराधना और उपासना के लिए ही जुटते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मां का आशीर्वाद भी मिलता है। यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। माता जी का मंदिर है, जो देवी पाटन जी का माता जी का स्थान है, हम लोग इसी से जानते हैं। और बाराबंकी से आए हुए हैं, रामनगर से माता जी के दरबार आए हैं। रात भर यहीं रुकेंगे, सुबह दर्शन करेंगे, अब दर्शन करेंगे फिर घर चले जाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारे पूर्वज यहाँ से आते थे। मान्यता इनकी बहुत बड़ी है। माँ पाटेश्वरी देवी माता सती का जो पट गिरा था यहीं पर गिरा था, इसलिए माँ पाटेश्वरी का यहाँ से बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत दिनों से दर्शन पूजन हो रहा है। वैसे देवी पाटन मंदिर का तो बहुत ही महत्व वैसे ही है देवी पाटन मंडल में, और ऐतिहासिक मंदिर है और मठ है और एक अच्छा वो हर साल यहाँ मेले भी लगते हैं नवरात्र नवमी में, और काफी प्रदर्शनी, काफी हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते हैं हर साल में 2 बार। इस मंदिर परिसर को अब इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके लिए यहाँ बनाए जा रहे कॉरिडोर की अपनी खासियत होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और परिसर की सुंदरता का समावेश किया जाएगा। मंदिर कॉरिडोर का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली और मध्य भारतीय वेसर शैली की वास्तु शैलियों के आधार पर होगा। मंदिर की महिमा को दर्शाने के लिए यहाँ एक गैलरी भी बनाई जाएगी। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित प्रवेश और निकास द्वार होंगे और वाहनों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में तालाब को रिवर फ्रंट और बोटिंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। बलरामपुर का देवी पाटन जो मंदिर है वो अब पूरी तरीके से बदल रहा है, चूंकि वजह है यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। माँ पाटेश्वरी तीर्थ क्षेत्र पूरा बन गया है, जिसकी वजह से आसपास जो कॉरिडोर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरीके से बदला गया है। फिर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए चाहे चेंजिंग रूम्स हों, ये ऑटो मोड पे लगाए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये सूरज कुंड जो एरिया है इसमें स्टीमर्स कुछ लगाए गए हैं जो कि यहाँ की भव्यता को और बढ़ाते हैं। और इसी वजह से इसको अगर आप देखेंगे तो सोलर लाइट्स भी पाएंगे कि सोलर पूरी तरीके से संचालन किया गया है, कि जिससे कि इस मंदिर में जो प्रकाश है उसकी पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रहे। और सबसे बड़ी बात है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी ये सुगमता बनी रहे, तो इस वजह से इस सूरज कुंड जैसे एरिया को भी डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉरिडोर हैं उनको भी
यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आप लोग बताइए यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, कितना ये सब भव्य है? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ आने पर। यहाँ का माहौल भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, आप बताइए कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है। दर्शन पीठ है यहाँ पर, कितनी मान्यता है इनकी? बहुत मानता है, बहुत शक्ति है इनमें। मंदिर परिसर में शानदार होटल की तरह नए गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। यानी कुल मिलाकर मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की योजना पर काम जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से इतना भव्य बन गया है कि वहाँ पर बाहर के भी लोग आकर आनंद पूर्वक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग दर्शन प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा नजारा होगा। बहुत ज्यादा भव्य हो जाएगा। वैसे आज ही मतलब देखने में बहुत भव्य मंदिर लग रहा है, लेकिन बनने के बाद में हो सकता है और भव्य लगे। बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ का है और पूरा बाकी और जो भी टेम्पल्स है, यहाँ का भी कॉरिडोर हो जाएगा। तो जैसे विंध्याचल का है, पूरा बन चुका है, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। 42 करोड़ 50 लाख के बजट वाले कॉरिडोर की योजना के तहत मंदिर परिसर को रंगीन रोशनी से जगमग किया गया है, तो साथ ही साथ यहाँ तक श्रद्धालुओं की पहुँच आसान करने की व्यवस्था भी हो रही है। इसके लिए देवीपाटन मंडल को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा किया गया है और फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ खम्बों पर रंगीन लाइट्स भी लगाई गई हैं, ताकि पूरा इलाका शानदार तरीके से रोशन रहे। यहाँ विकास की नई राह बने और कारोबार बढ़ने से आम लोगों को भी लाभ हो। योगी सरकार ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और पूरे परिसर का विकास, महाकुंभ मेले का भव्य आयोजन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देवीपाटन मंदिर में ये नई परियोजना भी इसी विजन का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि धार्मिक स्थलों को आधुनिक और आकर्षक बनाकर न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है। देवीपाटन से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। आज शेयर बाजार लगातार दूसरे ट्रेडिंग दिन हरे निशान के साथ बंद होने में सफल रहा। आज सेंसेक्स 0.28% यानी 223.86 अंक की तेजी के साथ 81,207.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.23% यानी 97.95 अंक की तेजी के साथ 24,894.25 अंक के स्तर पर बंद हुआ। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आज दिल्ली में सोने का भाव 500 रुपए नीचे गिरा। यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,600 रुपए दर्ज की गई। इसी तरह चांदी में भी 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,50,000 रुपए हो गई। आज शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। रुपये में 5 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 76 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चंडीगढ़ की। देश में हो रहे शहरी विकास के मामले में चंडीगढ़ ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अब एक भी स्लम एरिया यानी कि झुग्गी बस्ती नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 38 वेस्ट की शाहपुर कॉलोनी में करीब 500 झुग्गियां हटाकर ये मुकाम हासिल किया है। इस कार्रवाई से लगभग 2000 लोग प्रभावित हुए, जबकि 70 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत नए फ्लैट दिए गए। इससे पहले इसी साल 23 अप्रैल को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के संजय कॉलोनी से 1000 झुग्गियां हटाई गई थी। फिर 6 मई को सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी से 2500 झुग्गियां हटाकर 10 एकड़ भूमि को प्रशासन ने खाली करवाया था। 19 जून को सेक्टर 53-54 के बीच आदर्श कॉलोनी से 12 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रशासन 500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर चुका है। चंडीगढ़ में स्लम बस्तियों से मुक्त कराई गई इस जमीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ में साल 2006 में झुग्गियों में रहने वाली आबादी लगभग 69,000 थी।
लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ में झुग्गियों में रहने वाली आबादी 94,990 हो गई थी। चंडीगढ़ के स्लम फ्री होने पर हमारे सहयोगी कमल ने चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला से खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर को ये उपलब्धि मिली, और वैसे भी चंडीगढ़ कई चीजों में फर्स्ट आ रहा है। सो आई एम प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग दैट सिटी एज अ मेयर ऑफ चंडीगढ़। और ये जो एक्सरसाइज थी शुरू हो चुकी थी टू मेक इट अ सम, आई थिंक गोज एज फार एज 2000, पर इट टुक टाइम। पर आस्ता आस्ता हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया इसमें, एंड हमारी स्टेट ऑफिस की तरफ से हमारी डीसी साहब, दे बोथ हैव वर्कड एज अ टीम वेरी एफिशिएंटली, एंड दैट इज द रीजन वी अचीव दिस गोल सो फास्ट दिस ईयर। चंडीगढ़ के देश का पहला स्लम फ्री सिटी बनने पर शहर के लोगों ने खुशी जताई है और साथ ही ये भी कहा है कि जिन लोगों को बस्तियों से हटाया गया है उनका सही तरीके से पुनर्वास भी हो। हमारे सहयोगी असीम बस्सी ने चंडीगढ़ के नागरिकों से बात की और उनकी राय जानी। सर, चंडीगढ़ जैसे आपने भी सुना होगा कि स्लम फ्री हो गया है, तो इसका आप किस तरह रिएक्ट करते हैं इसी पे? मैं इन्हू अच्छा समझदा है, पर नाल दी नाल जे बंदियां नू उत्थों उठाया गया उन्हां दा अरेंजमेंट करना चाहिदा वा कि ताकि उन्होंने अपने सैटल हो जाए, बच्चे सैटल हो जाए, उन्होंने फैमिली सैटल हो जाए, ये ना भी सरकार फिरते रहन। एक कमांगा मैं, जैसे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, बड़े जो मेट्रोज हैं, स्लम एक चैलेंज रहता है। तो आप कहते हैं कि एक अचीवमेंट है कि स्लम रिमूव किया है, लेकिन जो लोकल जिनको उठाया उनको हाँ बिल्कुल रियल लोकेशन करनी चाहिए उन्होंने। हाँ, वैसे बहुत अच्छा काम किया है। बात ये है कि यहाँ पर जो एरिया रूरल एरिया है या स्लम एरिया है उसको चेंज तो कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसकी जगह कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, उनको मकान भी दे रहे हैं लोगों को, पर उतने नहीं बनते जितने ज़रूरत होती है। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ ये बेटर है, सफाई के लिए भी और लोगों के लिविंग के लिए भी, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को मकान अलॉट हुए हैं उन्होंने किया, वो मकान फर्दर बेच दिए किसी और को, वहाँ से चले गए, फिर कहते फिर जुंगे में आके बैठ गए। भाई हमें लोग वो नहीं होना चाहिए, दे कांट सेल इट, वो नहीं होना चाहिए इनका। वो मेन चीज वो है। भी अब तो कर दिया क्लियर, जब भी इलेक्शन आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज खुद बैठाती हैं इनको। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आगे ये होना नहीं चाहिए ना, दोबारा ना आ जाए। दोबारा करते हैं ना, ये पार्टियां करती हैं, जब इलेक्शन आता है इनको बैठा देती हैं, फिर कहती मकान भी दे देती हैं, वो आगे बेच देते हैं मकान। वो तो ठीक है स्लम फ्री तो, लेकिन ये बात जैसे इन्होंने कहा ना, ये तो एक पोलिटिकली है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चंडीगढ़ की जो ओरिजिनल वोट है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने पहले कॉलोनियाँ बनाई, फ्री मकान दिए, वो फ्री मकान देने की वजह से लोग आने शुरू हो गए, तो जो लोकल वोट थी वो ख़त्म हो गई। वो असली काम इनका पॉलिटिकली, मतलब जो असली यहाँ का निवासी है उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब ओरिजिनल वोट को ख़त्म करने के लिए ये किया गया। ये कोई वो नहीं है, स्लम फ्री नहीं कर रही है, ये तो यहाँ से उठाएंगे वहाँ बैठा देंगे, वहाँ वो बेच के फिर कॉलोनी में आ जाएंगे। स्लम फ्री अगर हुआ तो अच्छी बात है। चलो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रहता, ज़्यादातर 6 महीने इधर 6 महीने बाहर रहता हूँ। तो अगर स्लम फ्री हुआ है तो वो आप जानकारी दे रहे हैं। बाकी आपके घरों में काम करते हैं वो सारे स्लम्स में ही तो रहते हैं, कहाँ भगा दोगे आप स्लम वालों को? अपने घर में रख लोगे? नहीं रखोगे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात झारखंड के एक ऐसे किसान की जिसने मशरूम की खेती करने का फैसला लिया, इनकी ट्रेनिंग ली और फिर देसी प्लांट बनाकर मशरूम की खेती शुरू कर दी, जिसमें पुआल की भूमिका संजीवनी की तरह ही है। और अब वो किसान अच्छी कमाई कर रहा है, जबकि पहले सब्जी की खेती से कुछ खास फायदा उसे नहीं हो रहा था। जहां चाह वहां राह, इसे साबित कर दिखाया है झारखंड के एक किसान ने। जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर झारखंड बंगाल बॉर्डर के पास चिरुडीह गांव में
ये है किसान संजीव महतो का मशरूम का देसी प्लांट। इसकी खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए बाहरी सामानों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें लगी सारी चीजें, चाहे लकड़ी हो या बांस, सब कुछ गांव की ही है। यहाँ तक कि बल्ली से ही इसकी छत भी तैयार की गई है। सबसे खास बात ये है कि पुआल, जिसे पराली भी कहते हैं, उसे कई जगह लोग जला डालते हैं, जिससे भीषण प्रदूषण होता है। वहीं पराली इस मशरूम को उगाने के लिए संजीवनी जैसी है। और आज मशरूम के इस देसी प्लांट से संजीव महीने में 2 बार मशरूम तैयार करके लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। रात को 12 घंटा भिगोते हैं, उसके बाद वो जो सीड मिलता है मशरूम का वो बिजाई करते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक है, उसको 8 दिन के लिए ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद 8 दिन के बाद वो जो फोल्ड करके रखते हैं ना, उसके खोल देते हैं। उसके बाद यार देते हैं उसको। उसके बाद 8 दिन 10 दिन 11 दिन के पिनेट आएगा। पिनेट के बाद थोड़ा थोड़ा मशरूम निकलेगा। 12 दिन 13 दिन 14 दिन के निकल जाएगा। संजीव अपने बनाए इस प्लांट में पैडी मशरूम उगा रहे हैं, जो 15 दिन में तैयार हो जाता है। देसी तरीके से तैयार किए जाने वाले इस मशरूम की बाजार में काफी डिमांड बताई जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। बताया जाता है ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए इसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। लोकल बाजार में भी ये मशरूम 300 से 400 रुपए किलो तक बिक जाता है, और इसके लिए तापमान को लेकर भी खास चिंता नहीं रहती। मशरूम 3 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है पेडी मशरूम, एक है ओयस्टर मशरूम, और दूसरा होता है बटन मशरूम। जो हम लोग घर में करते हैं, जिसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। जैसे ये पेडी मशरूम के लिए टेम्परेचर आपको चाहिए 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, और ह्यूमिडिटी 75% होने से भी चल जाता है। तो इस तरह के मशरूम को हम लोग घर में इजीली उगा सकते हैं, इजीली खेती कर सकते हैं। बाकी जो वेस्टर्न एंड बटन मशरूम होते हैं, इन दोनों को थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूर पड़ता है, इसलिए उसके लिए एक प्लांट बनाया जाता है। संजीव के मुताबिक पहले ये पारंपरिक सब्जी की खेती करते थे, लेकिन उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता देख इन्होंने मशरूम तैयार करने की ट्रेनिंग ली, जिसमें इन्होंने घर में मशरूम तैयार करने का तरीका सीखा और फिर देसी तरीके से प्लांट तैयार कर पैडी मशरूम उगाने लगे, जिससे अब अच्छी खासी कमाई हो रही है। पैडी मशरूम की जो पैदावार आप देख रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ करना होता है, अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। धान का जो पुआल खरपतवार बच जाता है झड़ाई होने के बाद, उसको हम लोग 12 घंटा के लिए भिगाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक बैग में उसको रैपिंग करके रखते हैं। उसके बाद जैसे ही इसका रैपिंग करने का प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इसको खोल देते हैं एयर पास होने के लिए। 11 से 14 दिन के अंदर वो आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन 16 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग मतलब करने के लिए रेडी हो जाता है। संजीव के मुताबिक ये पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने पैडी मशरूम की खेती के लिए खुद से इसकी वर्कशॉप बनाई है। इनसे प्रेरित होकर इलाके के कई किसान भी अब मशरूम उगाने के इस मॉडल को अपनाने की सोच रहे हैं। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया की बड़ी लीड। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के खेले जा रहे पहले मुकाबले पर टीम इंडिया ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर और वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में टीम इंडिया 286 रनों की लीड ले चुकी है। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर ही सिमट गई थी। अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोके। केएल राहुल 100 रन बनाकर तो ध्रुव जुरेल 125 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं। जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ने के बाद गन सल्यूट किया। उन्होंने सेना पृष्ठभूमि को नमन करते हुए शतक का जश्न मनाया, तो केएल राहुल ने सीटी बजाकर और रविंद्र जडेजा ने बल्ले को तलवार की तरह घुमाकर शतक को सेलिब्रेट किया।
मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल पर जमाया कब्जा। नॉर्वे की फोर्ट्रे में आयोजित इस चैंपियनशिप में उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। मीराबाई ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने तीसरी बार मेडल जीता है। इससे पहले 2017 में वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, जबकि 2022 में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।